फ्रेंड्स, आज इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। आज हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे है और इस मौके पर मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे पहले जो गलवान घाटी पर जो हमारे 21 जवान शहीद हुए थे, आज मैं चाहता हूँ आप सब लोग भले ही वीडियो देखो ना देखो, लेकिन एक बार उन सबको नमन ज़रूर कर लो, क्योंकि वही लोग हैं जिनकी वजह से आज हम अपने घर में बैठकर मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और आप अपने घर में बैठकर वीडियो देख पा रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। कोई अगर मुझसे ये पूछे कि रियल हीरो कौन है, सलमान खान, शाहरुख खान, कहीं नहीं। हमारे रियल हीरो वो हैं जो सीमा पर खड़े होकर हमारे लिए जंग लड़ते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते, हमारी जान की परवाह करते हैं। तो एक बार सैल्यूट उन सब जवानों को जो गलवान घाटी पर शहीद हुए और उन जवानों को जो आज गलवान घाटी और हर जगह पर, हर सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तो एक सैल्यूट उनको ज़रूर बनता है इस इंडिपेंडेंस डे पर। जय हिंद। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सब लोग? तो स्वागत है आप सब लोगों का लेट्स लर्न एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 जो कि फेडरलिज्म। और चैप्टर 1 मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, जो पावर शेयरिंग मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर दी है उसकी। आप चाहे तो अगर आपको पर देखना है वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप देख सकते हैं उसको। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया ही था कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फेडरलिज्म। आज हम फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रीवियस चैप्टर के बारे में, जो कि था पावर शेयरिंग। तो और हाँ, अगर आपको पावर शेयरिंग का पूरा लेक्चर देखना है, पूरा एक्सप्लेनेशन समझनी है उसकी, तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। मैंने 2 पार्ट से अपलोड कर रखा है, आप दोनों पार्ट देख सकते हैं, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आ जाइए आप वापस अपने इस चैप्टर पे। तो आपने जैसे जब आप वीडियो देखेंगे मेरा, तो मैंने उसमें समझाया था कि किस तरह से बेल्जियम ने अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके या संशोधन करके चेंजेस किए थे। तो उस चेंजेस में एक सबसे बड़ा चेंज था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम करके स्टेट गवर्नमेंट या उस समय जो उनको रीजनल गवर्नमेंट कहते थे उसको दे देना। अब ये नहीं था कि जो रीजनल गवर्नमेंट बनी थी ये वो ज़रूरी नहीं था कि उसी समय बना था। रीजनल गवर्नमेंट उससे पहले भी थी बेल्जियम में, लेकिन और मतलब उसकी अपनी मतलब तब भी था उस रीजनल गवर्नमेंट, उनकी अपनी भूमिका भी थी, कुछ उसके अपने अधिकार भी थे। लेकिन जो ये अधिकार या पावर्स जो थे उसके पास, रीजनल गवर्नमेंट के पास संशोधन से पहले, ये उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे। समझ रहे हैं? ये उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती छीन सकती थी, लेकिन जब संशोधन करके दिया उनको अधिकार और पावर, उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पावर छीन नहीं सकती, या अब मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट उनके अंडर नहीं रह जाएगी। तो सबसे बड़ा ये चेंजेस किया था। तो इससे क्या किया उन्होंने, अपने पावर तो शेयर किया और अपने सिस्टम को एक फेडरल सिस्टम बना दिया। और वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के जो तमिल थे या तमिल के नेता थे या तमिल के लीडर थे जितने भी, वो क्या चाहते थे? वो यही चाहते थे कि हम श्रीलंका में जो ये शासन है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, वो बना के रखें। लेकिन इस वजह से आपने देखा है क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट पैदा होते गए, कन्फ्लिक्ट बढ़ते गए और सिविल वॉर हुआ और श्रीलंका पूरी बर्बाद हो गई। फेडरल सिस्टम वो गवर्नमेंट होती है, उसमें जो पावर्स होती है वो जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पावर्स, वो मेनली सेंट्रल अथॉरिटी या फिर उसके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड की जाती है। और जनरली जो फेडरेशन गवर्नमेंट होती है उसमें जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो तो एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट, आप जो कह सकते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन वर्क होता है कि उसको नेशनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंस है उसको बरकरार रखना होता है। यानी नेशनल लेवल पे जो जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का देखना होता है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट होते हैं उसका काम होता है कि जितने भी मैटर हैं, चाहे वो डेली बेसिस पे हो या फिर वीकली बेसिस पे हो, लेकिन जो जितने भी स्टेट के या रीजनल के जो मैटर होते हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट देखती है।
और ये दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों ही, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लो या फिर स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट बोल लो, ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट बोल लो, दोनों के दोनों अपने मतलब उस पर अपने अपने जगह पे पावरफुल होते हैं या फिर अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट होते हैं अपना काम करने के लिए। तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो ठीक उल्टा, उसका जितने भी काम होते हैं, पावर्स होते हैं या फिर जो डिवीज़न होता है, सब बिल्कुल उल्टा होता है। किससे? यूनिटरी गवर्नमेंट से। किससे? यूनिटरी गवर्नमेंट से। बिल्कुल सब कुछ उसका उल्टा होता है। क्यों? कैसे? तो कैसे बताता हूँ। जैसे आप देखो कि यूनिटरी गवर्नमेंट जो होता है ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो भी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वो जितने भी गवर्नमेंट होती है ना, वो उसके अंडर रह के काम करती है, उसके अधीन रह के काम करती है। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट को हिंदी में कहते हैं संघीय प्रशासन या संघीय व्यवस्था था या सरकार। फेडरल गवर्नमेंट को हम कहते हैं संघीय सरकार, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट। तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, या फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम में सरकार केंद्र पे भी होती है, उस पर स्टेट पे भी होती है, और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होती है। लेकिन तीनों अपने अपने स्तर पर इंडिपेंडेंट होती है। होती तीन गवर्नमेंट है, लेकिन सब अपने अपने जगह पर, यानी अपने अपने उस पर जगह पर इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है। स्टेट गवर्नमेंट जो है, उसके पास जो पावर है या उसका जो काम है, वो उसके लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होगी, और जो केंद्र सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को जवाबदेह नहीं होगी। हाँ, वो होगी जवाबदेह अपने अपने स्तर पर, जो जनता है या लोग हैं उसके लिए उसको जवाबदेह होगी, लेकिन एक दूसरे के लिए जवाबदेह नहीं होगी वो। तो इससे पता चलता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें भले ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, केंद्र सरकार भी होगी, राज्य सरकार भी होगी, लेकिन कोई एक दूसरे के लिए जवाबदेह नहीं होता अपने काम के प्रति। हाँ, अगर आप गलत काम करते हो तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई सही काम कर रहे हो तो आप किसी के लिए जवाबदेह नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सिस्टम है फेडरल गवर्नमेंट का। तो आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के और कुछ इम्पोर्टेंस या विशेषताएं उसकी जानते हैं हम। तो जो अभी हमने बात की कि हम पढ़ने जा रहे हैं अब, जो फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरल सिस्टम है, उसकी विशेषता क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, तो ये हम अभी जानने के लिए पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, तो वो है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो होते हैं 2 या 2 से अधिक। अब आप बोलेंगे 2 या 2 से अधिक होते हैं तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया था चैप्टर की शुरुआत में, जो फेडरलिज्म चैप्टर है वो चैप्टर पावर शेयरिंग से जुड़ा हुआ है। बिना पावर शेयरिंग के आप फेडरल गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते। जब पावर शेयरिंग, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट होगा। पावर शेयरिंग के बाद ही आप फेडरल गवर्नमेंट बना सकते हो, ये तो आप समझ गए। इसी वजह से अब पावर कैसे शेयर होती है, या पावर तो तभी शेयर हो सकती है ना जब एक से 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में पावर शेयर करो, तभी पावर शेयर होगी। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट ये समझ में आ गया आपको, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है हमेशा। क्यों होती है ये भी आपको समझ में आया, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम जो है वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है। किससे? पावर शेयरिंग से। वो डायरेक्टली इंटरलिंक है, इसलिए पावर शेयरिंग है तो फेडरल सिस्टम, और फेडरल सिस्टम है तो 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं। ओके, अब आगे जितनी भी सरकारें होती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो
केंद्र सरकार हो या फिर आपका पंचायत मान लो, या जो भी है, पंचायत ही लिख देते हैं, पंचायत हो गया, एमसीडी हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, तो ये जितने भी होते हैं नगर निगम लिख ही देते हैं, नगर निगम, नगर निगम। ये तरह तरह के गवर्नमेंट सिस्टम है, लेवल्स हैं, जिसमें मेन ये 2 मेन है। तो ये जितने भी सरकारें हैं ये सब जो है रूल करती है एक ही सिटीजन पे, यानी मतलब एक ही ग्रुप ऑफ सिटीजन पे। वो कौन है? अब मान लिया अगर एग्जांपल लेते हैं हम इंडियन गवर्नमेंट का, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों किस पे रूल करती हैं? वो रूल करती है इंडियंस पे, इंडियन सिटीजन्स पे रूल करती है। किस पे? इंडियन सिटीजन पे रूल करती है। तो रूल तो वो सब पे, मतलब एक ही पे कर रहे हैं, एक ही ग्रुप पे कर रहे हैं, किस पे? इंडियन सिटीजन पे कर रहे हैं। लेकिन जैसे मान लो कानून से रिलेटेड मैटर हो गया, टैक्स लेने से लेने के मैटर हो गया, तो इस सब के जो कुछ ये मैटर होते हैं, इसमें जितने भी सरकारें होती हैं, जितने भी अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है, उन सब का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी मान लो केंद्र सरकार को कितना टैक्स वसूलना है कंट्री से, पूरे देश से, वो तय करेगा कौन? वो केंद्र सरकार तय करेगी, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार को कितना लेना है कर, यानी टैक्स कितना लेना है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा राज्य सरकार। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा केंद्र सरकार के देश से टैक्स वसूलने में, राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और राज्य सरकार के किसी स्टेट से टैक्स वसूलने में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हाँ, डिपेंड करता है कि मान लीजिए केंद्र सरकार यार इतना वसूल रही है। हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मान लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पास हमको बोला कि यार पूरे कंट्री में अब जो टैक्स हम लेंगे, मान लो इनकम टैक्स है, जितने भी लोग इतना से ऊपर कमाते हैं उनको अपने इनकम पे 5% टैक्स देना पड़ेगा। ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं आप, इसको मतलब ये कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, एग्जांपल है ये। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि आपको 5% अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो बोला आपको ये देना पड़ेगा। अब एक ये तो उन्होंने बोल दिया कि हम पूरे कंट्री में हम ये टैक्स लेंगे, हमारे पास जितने भी जो टैक्स आएगा इनकम टैक्स से वो 5% होगा। लेकिन एक स्टेट बोल रही है, मान लीजिए दिल्ली बोल रही है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं, हमें ज़रूरत है, हम 10% लेंगे। तो इसमें केंद्र सरकार उनको नहीं बोल सकती कि भाई आप 10% क्यों ले रहे हो, आप 10% नहीं ले सकते। या फिर दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बोल सकती कि नहीं आपको 10% लेना चाहिए, 5% नहीं लेना चाहिए। तो इसमें दोनों कोई ना दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप कर सकती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को हस्तक्षेप कर सकती है। हाँ, अगर लोगों को गलत लग रहा है, मान लीजिए 5% पूरे वो कंट्री से जो भी इनकम जा रही है उसका 5% वहाँ पे काट रहे हैं सेंट्रल में, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में तो हमारे 5-10% काट रहे हैं। तो अगर लोगों को गलत लगता है तो वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकती। एक नागरिक इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, नागरिक को पूरा हक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है, ये नहीं बोल सकती कि आप मत लगाओ, इतना टैक्स नहीं लगा सकते, आपको 5% लगाना पड़ेगा, जोर नहीं कर सकती। इतना बोल सकती है कि आगे ये गलत है, आपको 10% टैक्स नहीं लगाना चाहिए, लोग नहीं भर पाएंगे, लोगों के लिए भरने में मुश्किलें होंगी, तो आप टैक्स कम करो। लेकिन ये नहीं बोल सकती कि आप पूरा टैक्स हटा, नहीं हम जितना ले बोलेंगे उतना ही करना पड़ेगा, ये नहीं बोल सकती। और दूसरा, जो कानून होती है, यानी जो जितने भी लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं, वो सब हर सबका अपना अलग अलग होता है। मान लीजिए जो जितने भी आर्मी है, ओके, आर्मी में जितने भी आए, चाहे CRPF है, और जो हमारे सशस्त्र सीमा बल हैं, यानी जितने भी आर्मी में जितने भी आ जाते हैं वो सेंट्रल के अधीन होते हैं, यानी सेंट्रल के अंडर होते हैं। तो वो उनके मामलों में, या उनका जो मामला है, उनके क्या करना है, कितना वेतन देना है, नहीं देना है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए बोल सकती है, ओके। और मान लीजिए जितने भी पुलिस स्टाफ है वो आती है किसके अंदर? वो ये तो सेंट्रल के अंदर आ गई। किसके अंदर? सेंट्रल के अंदर, केंद्र के अंदर आ गई। ये किसके अंदर आ जाती है? जिसका जो स्टेट है, मान लो हरियाणा स्टेट है,
हरियाणा स्टेट का जो पुलिस स्टाफ होगा वो हरियाणा स्टेट के अंदर आएगा। तो हरियाणा स्टेट, अब उसमें हरियाणा स्टेट डिसाइड करेगा कि किससे कितना का वो पैसे लेने हैं, मतलब कितने किसको वेतन देना है, ठीक है। ये सब डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगी हरियाणा गवर्नमेंट, और इसमें फिर सेंट्रल का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं बोल सकती। तो आप सही तो समझ ही गए होंगे कि मतलब भले ही राज वो इंडियन सिटीजन पे कर रहे हैं, भारतीय पे कर रहे हैं, राज भारत के नागरिक पे कर रहे हैं, लेकिन सबका जो अधिकार क्षेत्र है वो अपना अपना होता है। इसके में ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकती है। ओके, अब तीसरी विशेषता की तरफ हम आते हैं। तो तीसरी विशेषता ये है कि जितने भी गवर्नमेंट है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनकी जो पावर्स है, उनके अधिकार क्षेत्र हैं, वो सब संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान में तो सब बताया हुआ है। इसी वजह से अभी तक कभी दिक्कत नहीं आती कि ये पता करने में कि किस गवर्नमेंट का पावर कितना है, किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, ये डिसाइड करने में इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। तो हम चौथे अपने उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, विशेषता की तरफ। तो चौथा विशेषता ये है कि जितने भी मौलिक अधिकार या भी फंडामेंटल प्रोविजंस जितने भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल प्रोविज़न, फंडामेंटल प्रोविजंस जितने भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, उसको आप कोई भी गवर्नमेंट यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकती। यूनिलेटरी का मतलब, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि वो अकेले मौलिक अधिकारों में कोई कमी लाए या उसको बढ़ा दे तो वो नहीं कर सकती। या स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि भाई मैं अपने स्टेट में मौलिक अधिकारों का इसमें इतना चेंज कर देता हूँ, तो वो नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों में चेंज जो है या फंडामेंटल प्रोविजंस में जो चेंजेस हैं वो बायलैटरली होते हैं, मतलब दोनों सरकार के हामी के बाद ही होते हैं। यानी दोनों सरकार तक हामी भर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी। जब मतलब दोनों हामी भर देते हैं तभी वो चेंज हो सकता है, वरना चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो यहाँ से आपको पता चला कि जो फंडामेंटल प्रोविज़न है उसको कोई भी एक सरकार इस तरह से चेंज नहीं कर सकती, और फंडामेंटल प्रोविज़न वैसे भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि अब जब आगे पढ़ेंगे, अगर आपने आगे पॉलिटिक्स लिया, पॉलिटिक्स में गए आगे भी, तो आप ये पढ़ेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में, आई गेस 1973 में एक केशवानंद भारती केस में ये जजमेंट दिया था कि जो कोई भी सरकार जो कानून में संशोधन जो करती है उसमें लिमिटेशन है। आप असीमित संशोधन नहीं कर सकते कानून में, एक सीमित जगह तक आप संशोधन कर सकते हो कानून में। आप कानून में तभी, यानी संविधान में संशोधन तभी तक कर सकते हो, जो संविधान संशोधन है वो वहीं तक कर सकते हो जहाँ तक जो संविधान का मूल ढांचा है, मूल ढांचा। ये मूल ढांचा वर्ड उस दिन यूज़ किया गया था 1973 के केशवानंद भारती केस में। मूल ढांचा को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप अगर संशोधन कर रहे हो और मूल ढांचे में कोई दिक्कत आई तो वो संशोधन हम खारिज कर देंगे। तो संशोधन तो वैसे भी मूल ढांचे, और बताया गया था जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फंडामेंटल प्रोविज़न है वो मूल अधिकार जितने भी हैं वो इसमें मूल ढांचे में आते हैं। तो वैसे भी इनमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल है फंडामेंटल प्रोविज़न में, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट या एक टायर ऑफ गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती अकेले, ये तो आप समझ ही लो। उसके बाद जितने जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उनके पास पूरा पावर है कि मान लीजिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिस्प्यूट होता है तो वो बीच में आके अंपायरिंग कर सकता है, यानी अंपायर बन सकता है और दोनों को रोक सकता है। एक होता है ना भाई कौन गलत है नहीं गलत है इसका फैसला कौन करेगा, तो ये फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हमारा उच्चतम न्यायालय और या फिर सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों फैसला करती है। तो इनके पास यानी हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में जब डिस्प्यूट होते हैं तो ये बीच में अंपायर बन के आते हैं ताकि डिस्प्यूट ख़त्म कर सकें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो
पांचवा जो विशेषता है वो ये है कि इस तरह के फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होते हैं ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए, वो स्पेसिफाइड होते हैं उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को देखते हुए, वो पहले से स्पेसिफाई होते हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि जितने भी हमने अभी तक से विशेषताएं पढ़ी है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, तो उससे आपको पता लगेगा कि जो फेडरल सिस्टम है उसके मेनली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना और उसे बचाना। कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना और उसे बचाना, ये दो काम पहला ऑब्जेक्टिव में से पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है इसका। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो रीजनल डाइवर्सिटी होती है, जो हमारे कंट्री में रीजनल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करना, यानी उसको बढ़ावा देना। बढ़ावा देने का मतलब इन द सेंस ये है कि जैसे रीजनल डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग हैं तो सब कुछ साथ आने का प्रस्ताव देना, सबको साथ रखना। तो रीजनल डाइवर्सिटी का बढ़ावा देने का मतलब ये होता है कि लोगों को बताना कि हमें साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो रीजनल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने का मतलब ये हो गया, बढ़ावा देने का मतलब ये हो गया। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव हैं इसके, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को दो क्रूशियल एस्पेक्ट्स पूरे करने पड़ेंगे। वो क्या है? पहला है कि जो गवर्नमेंट है उसको एग्री होना पड़ेगा अपने पावर्स को डिवाइड करने के लिए, यानी जो हम पावर डिवाइड करेंगे यानी पावर शेयर करेंगे, वही पिछले चैप्टर पे आ गए। जो पावर शेयर करेंगे तो उसमें जितने जो गवर्नमेंट होगी, ओके, जो गवर्नमेंट होगी उसको एग्री होना चाहिए, दोनों गवर्नमेंट को, जितने में मतलब गवर्नमेंट में हम पावर शेयर करेंगे उनको एग्री होना चाहिए, मतलब वो तैयार हो इसके लिए कि हाँ भाई हम पावर शेयरिंग करने के लिए तैयार हो। सेकंड क्रूशियल एस्पेक्ट क्या है इसका कि जितने जो गवर्नमेंट है उनको एक दूसरे पे भरोसा हो, ट्रस्ट हो एक दूसरे पे कि हाँ भाई ट्रस्ट मतलब किस मायने में, किस सेंस में कि हाँ भाई जो हमारा अधिकार क्षेत्र है हम उसको समझेंगे और उस क्षेत्र में काम करेंगे अपने अधिकार क्षेत्र में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये इस चीज़ का विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात, एक फेडरल गवर्नमेंट के लिए, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो मेन दो एस्पेक्ट निकल के आते हैं वो क्या आते हैं? फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट के लिए जो मेन एस्पेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है म्यूचुअल ट्रस्ट। सेकंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। अब इसका मतलब वही मैंने बताया कि मतलब पहली बात तो वो एक्सेप्ट कर ले कि भाई हम एक साथ रहने के लिए तैयार हैं, एक साथ मतलब गवर्नमेंट पावर शेयर करके एक साथ रह सकते हैं, तो ये बात तो यहाँ आ गई। दूसरा कि ट्रस्ट होना चाहिए भाई, जो दुनिया टिकी है वो विश्वास पे टिकी है, तो अगर विश्वास ही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता किसी चीज़ का। तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से क्या होता है कि कम से कम एक गवर्नमेंट जो है बैलेंस रहती है हमेशा, क्योंकि ट्रस्ट रहता है। क्योंकि जब भी आपका ट्रस्ट बिगड़ेगा तो गवर्नमेंट बिगड़ेगी तो सरकार बिगड़ती है, कंट्री बिगड़ेगी। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, तो आगे का पार्ट में अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। तो वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।